हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अनीता कौशिक कहानी खजाना में आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने कहानी सुनी थी जिसका नाम था थोड़ी सी पागल। इसमें तापा की कहानी थी थोड़ी सी पागल। उसमें हमने देखा था कि गलीना ने अपने भाई आंद्रे का सपना पूरा कर लिया है, मीशा का सपना भी उसने पूरा कर लिया है और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत और लगन के साथ इसने अपने दोनों भाइयों का सपना पूरा कर लिया है। लेकिन अभी वो बेचैन है, बेकरार है। उसे हमेशा सपनों में कातिया नज़र आ रही है। तो कातिया का क्या सपना है और उसे गलीना कैसे पूरा करती है, तो चलिए हम कहानी सुनते हैं थोड़ी सी पागल। और एक दिन उसे अपने सपनों का फल मिल गया। वह बालसुई थिएटर में स्वान लेक बैले देख रही थी और एकदम तीतरी की तरह हल्की फुल्की सी कातिया उसे स्टेज पर नजर आई। उसके हाथ में गुड़िया की बजाय आब ख्वा का स्कार्फ था। मम्मा हमेशा कहा करती थी कि कातिया बैले डांसर बनेगी। वह हर समय अपने नन्हे नन्हे पंजों पर फिरकियां लिया करती थी, यहाँ तक कि उसका सिर घूमने लगता तो वे टूटे हुए फूलों की तरह फर्श पर गिर जाती। उस दिन उसने पहली बार सपने में कातिया को संपूर्ण और साबित देखा था। वह लाल दस्तानों वाले हाथ में उठाए अपने पंजों के बल नृत्य कर रही थी। सपना देख देख कर उसका जी न भरा। सोते जागते कातिया की नीली आंखें उसका पीछा किया करती। उसे सर्कस से घृणा होने लगी। उसने मीशा का कर्ज उतार दिया था। बात खत्म हो चुकी थी और कातिया का कर्ज बोझ बनकर उसका दम घोटे देता था। उसका दम हर समय कातिया के सपने देखकर घुटा रहता था और उसे ये लगता था कि अब मुझे कातिया का सपना पूरा करना है। उसके दोस्तों ने बहुत समझाया, वह मान गई, मगर अपने इरादों से बाज आना उसके बस की बात नहीं थी। उसके जुनून की जीत हुई और उसने बैले स्कूल में दाखिला ले लिया। इतने समय सर्कस में काम करने की वजह से उसके शरीर में एक लोच पैदा हो चुका था। एक कुदरती लचक रच गई थी। उसके 5 साल की सख्त मेहनत से बैले के तमाम गुणों की जानकारी प्राप्त कर ली। वे जो उसे पागल समझते थे उसकी कला के कायल हो गए। इतने साल उसने अपने गुणों को इधर उधर क्यों भटकने दिया। वे नृत्य करते वक्त गलीना न रहती, उसमें कातिया की आत्मा समा जाती थी। कुदरत ने उसे बैले के लिए ही पैदा किया था। वह अब कहाँ तक रास्ता भूले थी, वो अब तक क्यों रास्ता भूले हुए थी। वह अपने काले बालों को छुपाने के लिए ब्लॉन्ड विग लगा लिया करती थी और कहने वालों का कहना था कि नृत्य के लिए उसकी भूरी आंखें कातिया की तरह नीले रंग की हो जाती थी। वह 27 की थी, मगर स्टेज पर जाकर वह 17-18 वर्ष की नव खिली कली सी बन जाती थी। कातिया अगर जिंदा होती तो वह भी 17-18 साल की ही होती। उसने स्वर्ण लेक का नृत्य बालसोई थिएटर में किया और पूरे हॉल ने खड़े होकर तालियों से उसकी प्रशंसा की। तालियों की आवाज़ दूर होती चली गई और वह अंधेरे के गर्भ में खो गई। वह झुकी तो फिर उठ न सकी। जब उसे होश आया तो वह एक शांत कमरे में एक सफ़ेद बिस्तर पर पड़ी थी। उसे जागता देखकर एक नर्स ने उसे उठने से मना करते हुए कहा, शुभ प्रभात। शुभ प्रभात, मैं कहाँ हूँ? तुम अस्पताल में हो। आज छठा दिन है तुम्हें। छठा दिन?
मैं 6 दिन तक सोती रही। उसने अपने हाथों से लगे ग्लूकोज के आले को देखा। हाँ, तभी मुझे इतने जोरों की भूख लगी है। उसे बड़ी रुचि से शोरबा पिया। तबीयत खुश हो गई। वह बिना कारण हंसने लगी। मैं घर जा सकती हूँ? नहीं। क्यों? तुम्हारी पिंडलियों की नसें फूल गई हैं, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? हाँ, वरना तुम फिर से नृत्य नहीं कर सकोगी। तुमने अपने पैरों के साथ बड़ी बेइंसाफी की है, ज्यादती की है। 3 महीने तक उसकी पिंडलियों की प्लास्टिक सर्जरी होती रही। डॉक्टर इतनी अच्छी नर्तकी को स्टेज के योग्य बनाने में तुले हुए थे। उसकी सुडौल पिंडलियों को फिर से सुंदर बनाने की धुन सवार थी। उन्हें यकीन था कि साल भर के अंदर वह फिर से स्टेज पर पहुंच जाएगी। उसकी पिंडलियों पर कन खजूरों जैसे टेढ़े मेढ़े निशान थे, जिन्हें मिटाने पर डॉक्टर जुटे हुए थे। मगर गलीना दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी। उसे अपनी पिंडलियों से कोई रुचि न थी। उसके दिमाग में नया कीड़ा रेंग रहा था। उसने कातिया का कर्ज उतार दिया था। अब उसे बिल्कुल चिंता न थी। अपने पूरे परिवार को पा लेने के बाद रास्ते में वह कहीं खुद को खो आई थी। वह खुद कहाँ थी? गलीना तो कहीं नहीं मिली। कभी वो आंद्रे बनी, कभी वो मीशा बनी, कभी वो कातिया बनी, लेकिन गलीना कहाँ थी? निसंदेह अब तो लोग, वह खुद कहाँ थी? गलीना तो कहीं ना थी। निसंदेह अब लोग उसे पागल समझेंगे, खपती समझेंगे। उसे अस्पताल से एकदम प्यार हो गया। वह अब तक अस्पताल से दूर कैसे जिंदा रही? उसे तो बचपन में डॉक्टर बनने की इच्छा थी। उसने अब तक जो सीखा अपना ना था। उसने अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया। तो उसके जीवन का अर्थ ही क्या था? दुनिया हंसेगी तो कोई परवाह नहीं। दुनिया हंसती है तो हंसने दो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। उसने निर्णय कर लिया कि वह हार्ट स्पेशलिस्ट बनेगी। युद्ध में कितने दिलों को तहस नहस कर दिया है, वह उनकी सेवा करेगी और तब वह खुद को पालेगी। फिर उसकी अस्थिर और बेचैन तबीयत को करार आ जाएगा। लोगों ने उसे कहा गलीना पागल है, लेकिन गलीना जिद की पक्की थी। 5 वर्ष में उसका सपना पूरा हो गया। वह अपनी मंजिल पर पहुंच गई। फिर उसने पहली बार अपने पूरे परिवार को हंसता खेलता सही सलामत निरंतर कई रातों तक सपनों में देखा। जब वह भयानक बम उसकी दुनिया पर नहीं गिरा था, तब जिंदगी बहारों से भरी हुई थी। पतझड़ का मौसम शुरू हुआ था। उसकी जिंदगी में एकदम बहार आ गई। तुर्की के महान क्रांतिकारी कवि नाजिम हिकमत के लिए जिंदगी कठिन हो गई और उन्हें रूस में आश्रय लेना पड़ा। उनकी पत्नी और बच्चा वहीं फंसे रह गए। जब वे रूस पहुंचे तो दिल ने उन्हें जिंदा होते ही मौत से दो चार कर दिया। फौरन मुल्क के प्रसिद्ध हार्ट के सभी डॉक्टरों को उनका ध्यान, सभी हार्ट के जितने भी डॉक्टर थे उन सबका ध्यान नाजिम हिकमत की ओर चला गया। उन डॉक्टरों में गलीना भी थी। डॉक्टरों की पूरी टीम उनके इलाज पर जुट गई। एक महान और भावुक कलाकार, चाहे वे किसी भी देश का शहरी हो, पूरी इंसानियत का प्यारा होता है। नाजिम हिकमत शायर ही नहीं, मुकम्मल शेर थे। लंबा कद, सुर्ख सफ़ेद चेहरा, घने भूरे बाल और बच्चों जैसी मासूम नीली आंखें। उन्हें देखकर गलीना पर बिजली से गिरी। उसे याद आया कि उसने पूरे परिवार का कर्ज चुका दिया, केवल अपना कर्ज चुकाना भूल गई। उसने 32 वर्ष की होकर कभी किसी से प्यार नहीं किया। जिस लगन से वह हर काम करने की आदी थी, उसी जोर शोर से
वे नाजिम हिकमत की पर अदबकार आशिक हो गई। अगर उसने डॉक्टरी न पढ़ी होती तो नाजिम हिकमत कहाँ मिलते। उसने भाग दौड़ करके अपने आप को उनका स्पेशल डॉक्टर नियुक्त करवा लिया और उनके अस्तित्व में गर्क हो गई, कहीं खो गई। नाजिम हिकमत की हालात बहुत नाजुक थी। किसी समय भी हवा के एक झोंके से उनके जीवन की लौ गुल हो सकती थी। गलीना डॉक्टर थी, मगर उनकी नर्सिंग की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ही ले ली थी। गलीना खुद अपने हाथ से उन्हें स्पंज बाथ देती, उनके सुनहरे बालों को सुलझाती, अपने हाथ से खिलाती पिलाती। उनके लिए दुनिया के सिवाय नाजिम हिकमत के कुछ बाकी न रहा। हर वस्तु धुंधली होकर दूर चली गई। केवल एक व्यक्ति फोकस में उभर आया। वह थोड़ी सी पागल तो हमेशा से थी, बिल्कुल दीवानी हो गई थी। नाजिम हिकमत नवयुवक नहीं थे, 50 के पेटे में होंगे। उन्हें हिलने डुलने, यहाँ तक कि बात करने की भी इजाज़त नहीं थी। उनकी हालत संभलने की बजाय दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। महीनों वे जिंदगी और मौत के बीच लटकते रहे। वे कभी यूं ही आंखें खोलते जैसे उनकी नज़र जा चुकी है। उन्हें कुछ खबर न थी कि उनके आसपास क्या हो रहा है। डॉक्टर नियम से उनका निरीक्षण करते और चुप रह जाते। मरीज में जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। इस आयु में अपनों से दूर, पत्नी और बच्चों से दूर उन्हें जीवन खुश्क और बेरंग नजर आता था। गलीना के कमरे में एक बनफशे का पौधा लगा हुआ था। पत्तियां झड़ चुकी थी, टहनियां सूख गई थी। उसने कई बार सोचा कि उस पौधे को उठाकर वे खिड़की से बाहर फेंक दे, लेकिन जी न चाहा। उसे लगता था कि पौधे में अभी कुछ जान बाकी है। वह सोचती, अगर इस पौधे में कलियां फूट निकली तो समझो नाजिम हिकमत सेहत पा जाएंगे। जाने क्यों उसे वहम हो गया कि उसका इस पौधे से कोई रिश्ता है। वह जी जान से पौधे को सींचने लगी। उसे अपना कुछ होश न था। लिबास बदलना भूल जाती, बालों में कंघी करना भूल जाती, मरीज की देखभाल में अपने लिए सारे काम भूल जाती, लेकिन मरीज की देखभाल में सुई के बराबर भी कोई कमी रह जाए, गलीना कभी नहीं भूलती थी। उनकी नन्हे बच्चे की तरह देखभाल करती। डॉक्टर निराश हो चुके थे। नाजिम हिकमत दिन प्रतिदिन डूबते जा रहे थे। उनकी रंगत धुले कपड़े की तरह सफ़ेद हो गई थी। पलकें लरसती, मगर नीली झीलों के किवाड़ न खुलते थे। गलीना बनफशे के पौधे को अपने आंसुओं से सींचती। उस पौधे में उसकी जान थी। उसकी सेहत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। उसे खाने पीने का होश न था। दुनिया बर्फ से ढकी अस्थायी मौत सो रही थी। वसंत ऋतु दूर थी, अभी तो बर्फ भी पिघलनी शुरू नहीं हुई थी। बर्फ का कफन उसका दम घोटे देता था। उसे हमेशा बर्फ से प्यार था, लेकिन उस साल वह एक दिन भी स्केटिंग के लिए नहीं निकली। उसके दोस्त उसे समझाकर थक गए। अपना स्वास्थ्य गंवा बैठोगी, कोई मरीज के साथ यूं मरता है। बड़े प्यार से गलीना मुस्कुराकर जवाब देती, मरीज तो मैं हूँ, वो मेरे चिकित्सक हैं। और एक दिन कमरे के वातावरण में एक चमत्कार ने जन्म लिया। हैरानी से उसके मुंह से चीख निकल गई। बनफशे के पौधे में सुई की नोक के बराबर कोपल निकल रही थी। वह खुशी से पंजों के बल नाचने लगी। वह दबे पांव मरीज के कमरे में गई। दिल बेकाबू हो गया तो झुककर उसने सफ़ेद होठों पर अपने कांपते हुए होठ
रख दिए। सुनहरी पलकें कांपी, नीली झीलों के किवाड़ अध खुले हो गए। एक क्षण के लिए उसकी काली आंखों में उलझी कांपता हुआ हाथ होठों पर कुछ ढूंढने लगता। नाजिम हिकमत ने एक ठंडी सांस भरी और फिर अचेतना में डूब गए। मृत्यु हार गई और गलीना का प्यार जीत गया। वह पंजों के बल अपने कमरे में नाचती रही। आईने के सामने झुककर उसने सिर से पांव तक अपने को देखा। वह 16 वर्ष की लग रही थी। उसने अपने काले बाल धोए, ब्रश से खूब चमकाए, लालिमा के रंग का फ्रॉक पहना और फिर जब वह उनका ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी तो नाजिम हिकमत ने आंखें खोल दी। देर तक दोनों की आंखें उलझी रही। गलीना मूर्खों की तरह खिलखिलाकर हंस दी। 1955 में जब मैं रूस गई तो एक दिन अली सरदार जाफरी बौखलाए हुए आए और बोले, जल्दी चलो। मैंने कहा, कहाँ? इस तरह हम कोई 8-10 मील मॉस्को से दूर नाजिम हिकमत के वाशा में पहुंचे। बरामदे में भूरे रंग की नीली सी फ्रॉक पहने एक बूटे से कद वाली लड़की खड़ी थी। यह गलीना है, ओक्साना ने कहा, जो वहाँ पहले से ही मौजूद थी। बड़ी खूबसूरत मुलाकात थी। हम कालीनों पर तकियों के सहारे घरेलू अंदाज में बैठ गए। ओक्साना ने गलीना के परिचय के रूप में कहा, थोड़ी सी पागल है। गलीना नाजिम हिकमत को फुसलाकर कुछ पिलाने की कोशिश कर रही थी और वे बच्चों की तरह मुंह फुला रहे थे, मगर उनकी नीली शरीफ आंखें शरारत से नाच रही थी। फिर उसने उनकी नब्ज देखी और संतोष से सिर हिलाकर हमारे लिए सुर्ख मशरूब लेने चली गई। ओक्साना ने अपनी बात की व्याख्या में मुझे गलीना के अस्थिर स्वभाव का विस्तार बताया। हम वहाँ 4-5 घंटे बैठे रहे। समय कैसे उड़ता चला गया पता ही नहीं चला। नाजिम हिकमत अपने काव्य सुनाते रहे। गलीना कभी ताज़ा गिलास भरती, कभी कुछ खाने की चीज़ें लाती। घर में कोई नौकर नहीं था। ओक्साना ने कहा, ये पगली नाजिम की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देती। उनके कपड़े भी खुद धोती है, बाल भी खुद ही काटती है, यहाँ तक कि उन्हें बच्चों की तरह हाथ से खिलाती है। गलीना ने एक सैंडविच बढ़ाई और बेख्याली से नाजिम हिकमत ने मुंह खोल दिया। गलीना मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। फिर गलीना मुझे अपना घर दिखाने लगी। वाशा बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। हर दीवार पर नाजिम हिकमत के बेटे का चित्र लगा हुआ था। यह हमारा बेटा है, गलीना ने बड़े गर्व से कहा। क्या वह स्कूल गया है? अभी तक नहीं लौटा। वह तुर्की में है। वह उदास हो गई। तब मुझे मालूम हुआ कि नाजिम हिकमत की बीवी और बेटा तुर्की में लगभग कैदियों का सा जीवन बिता रहे हैं, मगर एक दिन वे दोनों यहाँ पहुँच जाएंगे। गलीना चहकती हुई सी बोली, मगर नाजिम तो तुम्हें चाहते हैं। नहीं नहीं, वे अपनी बीवी के प्रेमी हैं। वे अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। एक पल को उसकी आंखों में उदासी और निराशा की सी बिजली कौंधी। दूसरे क्षण वह हंस पड़ी। मैंने पूछा, ये एक तरफा इश्क कैसा? ताली तो दोनों हाथों से बजती है। क्यों? वह कुछ नहीं समझी। तुम उनसे प्यार कैसे कर सकती हो जब वे तुम्हें कुछ नहीं देते? जो कुछ दे सकते हैं मैं उतना ही मांगती हूँ। गलीना ने बड़े सहज होकर उत्तर दिया, मैंने कर्ज नहीं दिया जो सूद वसूल करूं। तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती? प्यार में
कुछ दिया जाता है तो जवाब में भी कुछ मिलता है। मैंने कहा, अब ये नाप तोल कौन करे। मुझे जो कुछ मिलता है, जितना भी मिलता है, दोनों हाथों से समेट कर मन भर लेती हूँ। वह फिर मेरे लिए सुर्ख मशरूम लेने चली गई। मैंने कहा था ना, गलीना थोड़ी सी पागल है। काश दुनिया में सब इंसान थोड़े से पागल हो जाए। मुझे ओक्साना की सूरत कुछ धुंधली सी दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं करीब ही कोई बारिश हो रही हो। तो ये कहानी थी इस्मत आपा की, थोड़ी सी पागल। तो ये समाप्त होती है। थैंक यू।